हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.106। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में फेमस है, बल्कि ये जो क्वेश्चन है वो टीचर्स के बीच में काफी प्रचलित है, टीचर्स के बीच में भी काफी प्रचलित है। तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड तो जो नॉर्मल तुमको सॉल्यूशन इधर उधर पड़ा मिलेगा इंटरनेट में, पूरी इंटरनेट में छाया हुआ है वो सॉल्यूशन है ना। एक तरीका है जिससे थोड़ा चमक जाता है, मतलब ये क्वेश्चन को देख के थोड़ा चमक जाता है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन जरा ये सोचो कि जब तुम एग्जाम में बैठे हुए हो तो कितने परसेंट बच्चे को ये चीज चमक जाएगा, है ना, एक नया तरह का प्रॉब्लम चमक जाएगा, ऐसा लगता है क्या? और अगर तुमने ये सॉल्यूशन देख लिया कहीं से भी और कोशिश करा कि चलो याद भी कर ले, याद करके तो कोई फायदा नहीं है, मतलब याद भी कर लिया तो एक महीने में भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग मेथड 2 देखेंगे जो कि जनरल मेथड है किसी भी कर्विलिनियर। मैं हमेशा मेथड 2 वाला जो है वो किसी भी कर्विलिनियर मोशन के लिए हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड 1 तुमको ठीक है, चमक गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में अगर चमक गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेथड 2 से हम लोग हमेशा अप्रोच करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अप्रोच किस तरीके से इसको करने जाएं, है ना। कोई भी क्वेश्चन आया हमारे पास में, अप्रोच किस ढंग से करें। तो क्वेश्चन समझते हैं। एक स्मॉल डिस्क है, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में एक स्मॉल डिस्क को रखा गया है। जनरली हमारे इंक्लाइंड प्लेन की परिभाषा कैसा हम लोग सोचते हैं, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करते हैं और सपोज ये डिस्क है तो इस तरह का हम लोग देखते हैं और कुछ एंगल अल्फा पे इंक्लाइंड है, ऐसा हम लोग समझते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, मोशन सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन में एक डायरेक्शन में मोशन नहीं है। यहां पर जो मोशन है इसका वो कुछ ऐसा पूरी इस तरह से इंक्लाइंड में, मतलब एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस इंक्लाइंड में भी 2D मोशन में है। इंक्लाइंड में 2D मोशन में है, मतलब पूरे इंक्लाइंड में अगर एक्स वाई में हम लोग डिवाइड करते हैं, पूरे इंक्लाइंड में 2D मोशन में है। मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से ये 3D मोशन का सवाल है ना। लेकिन इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इंक्लाइंड को 2D प्लेन मानते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे कैसे। तो एक इस तरह का डिस्क है जो कि इंक्लाइंड में इस तरह से है और किसी भी टाइम पे ये एंगल फॉर्म कर रहा है फाई विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल को क्वेश्चन में इधर एक्स डायरेक्शन ऐसा माना हुआ है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, चलो जैसा माना, जैसा क्वेश्चन में दिया उस तरह से करते हैं। तो फाई हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस यहां पर बोला गया, उसके साथ फाई एंगल बना रहा है, क्या इसका वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी है v। तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। Is imparted at initial velocity v naught। इनिशियल वेलोसिटी इसको v naught दी जाती है। फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ डिस्क डिपेंड्स ऑन द एंगल फाई। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फाई हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट k इक्वल्स टू 10 अल्फा, है ना, और फाई नॉट की वैल्यू π/2। इनिशियल में ये फाई नॉट की वैल्यू कितनी थी, π/2। तो इनिशियली ये कैसा चल रहा होगा, इनिशियली इसके पास वेलोसिटी ऐसी होगी, है ना, इस तरह की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो कि v नॉट दिया हुआ है हमें और 5π/2, मतलब यहां से ये 90 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ इधर 90 डिग्री के एंगल पे चल रहा होगा। मैं एक बार छोटा सा अगर इसको बना के दिखाऊं तो इनिशियल इसकी किस तरह से वेलोसिटी होगी, ये इंक्लाइंड बनाता हूं मैं छोटा सा, है ना, ये अल्फा से इंक्लाइंड है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी इस इनिशियली ऐसा था, समझ लो, तो v नॉट इस डायरेक्शन से जो कि इस एक्स एक्सिस वाले जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था इनिशियली v नॉट, है ना। चलो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फाई, दो मेथड से हम लोग इसको करेंगे। अच्छा सबसे पहले तो ये देख लो, ये k इक्वल्स टू 10 अल्फा का क्या मतलब है ना। तो जो पढ़ लिख रखा होगा वो सीधा समझ जाएगा कि ये जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है। स्लाइडिंग, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसको, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है। जस्ट स्लाइडिंग कैसे, सपोज यहां पर हमारे पास में एक इंक्लाइन, मैं 2D में दिखाता हूं, इंक्लाइन प्लेन है ना, कोई इस तरह से एक मास है ना, और इस पे इस डायरेक्शन में mg के कंपोनेंट्स में लेता हूं। तो mg यहां से अगर ये अल्फा है, mg साइन अल्फा है, और इस डायरेक्शन में mg कॉस अल्फा है, इधर नॉर्मल लग रहा होगा, और अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा तो इधर। तो जस्ट स्लाइडिंग के लिए क्या होना चाहिए कि mg साइन अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर। और स्लाइडिंग है तो जस्ट स्लाइडिंग हो रही, तो फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू इंटू एन, और n किसके बराबर है, mg cos अल्फा के बराबर है, mg cos अल्फा। तो यहां से हमें आराम से समझ में आता है कि म्यू की वैल्यू अगर साइन mg कट जाएगा 10 अल्फा के बराबर हो जाए तो ये इसकी स्लाइडिंग की कंडीशन बनती है, और इसको हम लोग यहां से एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं। तो k इक्वल्स टू 10, k यहां पर म्यू है, उसकी वैल्यू यहां पर 10 अल्फा है, दैट मीन्स हमारी स्लाइडिंग की कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है।
स्लाइडिंग की कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्लाइड करेगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से ये चीज हमें समझ में आता है ना। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन हो जाएगी, स्लाइडिंग हो रही है ना, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू है के टेन, के की वैल्यू म्यू बराबर के दिया हुआ है, दैट इज 10 अल्फा। और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg cos अल्फा, mg cos अल्फा, है ना। यहां से देख लो नॉर्मल कितना है, नॉर्मल इज mg cos अल्फा ना बेटा, क्योंकि नॉर्मल क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, जो अपना वेज है या फिर इंक्लाइंड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल बराबर mg cos अल्फा के बराबर है होगा। और यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी mg sin अल्फा, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो हमें यहां से हमने फिक्स कर दी, दैट इज mg sin अल्फा, है ना। मेथड 1 की हम लोग बात करें, मैं इधर लिख देता हूं सबसे पहले मेथड 1। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अब mg sin अल्फा है, तो किसी भी मोमेंट पे इसकी जो एक जनरलाइज्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग यहां से दिखा रहे हैं, है ना, एक वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इस ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है जिससे कि ये फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इसको अप्रोच कैसे किया जाए, तो सारे हम लोग बनाते हैं, डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो नॉर्मल को तो मैंने बैलेंस कर दिया mg cos अल्फा से, है ना। तो हम लोग अलोंग द इंक्लाइंड ही बस अब जो भी हम लोग जो फोर्स है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड दो लग रहे होंगे, नॉर्मल उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg का cos अल्फा, है ना। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड जो होगा वो नॉर्मल होगा और उसको mg cos अल्फा बैलेंस कर रहा होगा, है ना। ऐसे दिखा दे, अगर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड दिखाया, है ना, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, और यहां से नीचे में यहां पर mg का cos अल्फा, mg का एक कंपोनेंट mg का cos अल्फा, mg बेसिकली हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां से हम लोग इसको नहीं दिखा पा रहे हैं, यहां से अगर इंक्लाइन को दिखाएं तो नॉर्मल ऐसा इस कैसा है, mg का cos अल्फा इधर से है ना, अल्फा से, ठीक है। तो नॉर्मल mg के cos अल्फा को बैलेंस कर देगा, वो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको हमने फ्रिक्शन फोर्स में अब उसका जो भी जरूरत था वो ले लिया। अब हमारे पास में सिर्फ अलोंग द इंक्लाइंड सारे फोर्सेस का हमें एनालिसिस करना है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड हमने कर लिया सारा, है ना। तो अलोंग द इंक्लाइंड एक फोर्स लग रहा है इधर mg का cos अल्फा, सॉरी sin अल्फा, mg का sin अल्फा। अच्छा, इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या अपोज करेगा, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, स्लाइडिंग की कंडीशन है, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल रखा है mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। अब जो चमकने वाला चीज था, है ना, पहले चमकने वाला चीज मेथड 1 बताता हूं मैं। अब जो चमकने वाला चीज था वो क्या चमकना था, कि एक चीज देखो, अगर फोर्स का हम लोग ये ले कंपोनेंट्स ले, है ना, अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, टेंजेंशियल मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो फोर्सेस को कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो mg sin अल्फा का एक कंपोनेंट लग रहा है, दैट इज cos phi, है ना। mg sin अल्फा का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, cos phi, और पीछे की डायरेक्शन में mg sin अल्फा खुद लग रहा है ना, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन को मैं dv/dt लिख देता हूं, ठीक है, ये चीज सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देखोगे, थोड़ा सा मैं ये चीज क्यों लिख रहा हूं, ये चीज जब समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस लिखना नहीं है ना। क्यों चमक रहा है ये चीज मुझे, क्योंकि अगर हम लोग देखें अलोंग द एक्स डायरेक्शन देखें तो इसी का उल्टा हो जाएगा। अलोंग द एक्स डायरेक्शन देखें तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन अगर हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस करें तो mg sin अल्फा अलोंग द एक्स डायरेक्शन लग रहा है, दैट इज mg sin अल्फा लिख रहा हूं मैं, और इसका देखोगे ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा, है ना। इफ दिस एंगल इज फाई तो ये एंगल भी फाई है, तो पीछे की तरफ कौन लग रहा है, mg का sin अल्फा का कंपोनेंट mg sin अल्फा cos phi, sin अल्फा cos phi, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू dvx/dt, एक्स डायरेक्शन में हम लोगों ने इसको निकाल लिया, है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स डायरेक्शन में हम लोग इसको लिख रहे हैं, जो फोर्स F इक्वल्स टू m है, F नेट अलोंग एक्स एक्सिस बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, है ना। तो अब इससे में क्या फायदा हुआ, देखो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये एक दूसरे के नेगेटिव है, और यहां से हमें ये चीज चमक जाता है
क्योंकि यहां पर फोर्सेस ही ऐसे हैं ना, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव टाइप से आ रहे हैं, है ना, दो, एक अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन और अलोंग एक्स एक्सिस, इसको मैं लिख देता हूं अलोंग एक्स एक्सिस। चमकने का रीजन समझो कि क्यों ऐसा चमक रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब चलो याद कर लिया ऐसा वैसा, कि ऐसा नहीं है ना, क्यों चमक रहा है ऐसा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में और अलोंग एक्स एक्सिस एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं, मतलब एक जैसा दिख रहे हैं, मतलब थोड़ी सिमेट्री दिख रही है, इसलिए चमक रहा है। ठीक है, तो ठीक है चमक गया। अभी इसको क्या करें, तो ये वाला जो टर्म है इस टर्म का नेगेटिव है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि एम डीवी बाई डी टी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ एम डी वी एक्स बाई डी टी, है ना, एम से एम को काट सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं कि डीवी बराबर माइनस डी वी एक्स। अच्छा, लिमिट में लगाऊंगा, लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, है ना, वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, यहां पर जो एम डीवी बाई डी टी हम लोग लिखे, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, ध्यान रखना इस चीज को, ये जो लिखा है हमने अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं जस्ट बता रहा हूं, किसी भी कर्विलिनियर मोशन में, है ना, अगर मेरे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और अगर एक्सेलरेशन मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा है और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन ऐसा है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ए टेंजेंशियल बराबर डी वी बाई डी टी, और यहां पर वी क्या हो जाएगा, वी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मतलब यहां वी स्पीड है। ठीक है, ये चीज तुमने पढ़ा होगा कर्विलिनियर मोशन में, है ना, वी इज स्पीड हियर, यहां पर वी स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, और इसके जो डायरेक्शन को चेंज करेगा वो कौन है, वो नॉर्मल है, जो तुमने ए नॉर्मल बराबर वी स्क्वायर बाई आर परपेंडिकुलर भी पढ़ रखा होगा, है ना। तो ये चीज बहुत बेसिक सी चीज है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो हमने लिखा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और जो नॉर्मल डायरेक्शन में हमने लिखा वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहां पर मैंने एम डीबी बाई डी टी लिखा है, तो वी यहां पर स्पीड है, ये चीज समझना जरूरी है ना, वी यहां पर स्पीड है। ठीक है, तो यहां पर अब स्पीड की मैं लिमिट लगा रहा हूं, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, इनिशियल वी नॉट है, वी नॉट, है ना, और फाइनल इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, फाइनल हमने किसी टाइम पे इसकी स्पीड v मानी है, किसी टाइम, फाइनल मतलब किसी टाइम t पे इसकी स्पीड v है। ठीक है, अच्छा, और x डायरेक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियली क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज परपेंडिकुलर टू x डायरेक्शन, तो इनिशियली उसकी परपेंडिकुलर टू x डायरेक्शन अगर स्पीड है v नॉट, तो अलोंग द एक्स एक्सिस उसकी स्पीड कितनी है, 0 इनिशियली। ठीक है, और फाइनली हम लोग, फाइनल मतलब किसी टाइम t पे इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है उसकी स्पीड, v cos phi। ठीक है, अब आराम से यहां से देखो, हम लोग लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम लोग लिख सकते हैं v cos phi। तो यहां से हम लोग देखो क्या लिखेंगे, v इंटू v बराबर वी नॉट अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन 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 अभी मैं फिर से एक बार बोल दूं कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, ये चीज समझना जरूरी है, वो इसकी डीवी बाई डी टी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, और नॉर्मल जो है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, नॉर्मल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। तो जो हम लोग वी स्क्वायर बाई आर परपेंडिकुलर लिखते हैं, है ना, इसको हम लोग वी इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, वी इंटू ओमेगा कैसे, वी इंटू वी बाई आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर को तुम ओमेगा लिख सकते हो, है ना, वी इंटू ओमेगा के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन बहुत जगह काम आता है, किसी भी कर्विलिनियर मोशन के क्वेश्चन को तुम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो थ्रू इसके, है ना। तो ये तो मेथड 1 जो हो गया कि चमक गया तो लोगों को ठीक है, नहीं चमका तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेथड 2 हम लोग जाएंगे, जो कि चमका चमकी से परे है, एक जनरलाइज्ड मेथड है, जिसमें हम लोग सिर्फ कभी भी हमारे पास में इस तरह का कर्विलिनियर मोशन का क्वेश्चन आ गया, है ना, कोई भी पार्टिकल कर्व में किसी तरह से फॉलो कर रहा है, तो हमेशा इसको 2 डायरेक्शन में डिवाइड करो, नॉर्मल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये सॉल्यूशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये सॉल्यूशन से हो सकता है कि तुमको थोड़ा कष्ट हो, और ये सॉल्यूशन से मस्त तुम्हारे पास फटाफट से रिजल्ट आ गया, आगे में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन
ये जनरलाइज्ड मेथड है ना। इससे किसी भी तरीके के कर्विलिनियर मोशन के क्वेश्चन को तुम किल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग जनरलाइज तरीके की बात कर रहे हैं। यहां मैं क्या करूंगा, नॉर्मल डायरेक्शन में हमेशा बोलता हूं, नॉर्मल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, है ना। तो हमने देख लिया था कि जो यहां पर से इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो जो फ्रिक्शन है वो mg sin अल्फा इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और एक इस डायरेक्शन में, सॉरी हाँ इसी डायरेक्शन में mg sin अल्फा लग रहा है, ठीक है। ये दो हमारे पास में फोर्सेस हैं। अब अलोंग द टेंजेंशियल हमने ऑलरेडी लिख रखा है, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है, mg cos अल्फा का, mg sin अल्फा का cos फाई, और mg sin अल्फा पीछे की तरफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू dv बाई dt, और v क्या है इसमें स्पीड है यहाँ पे dv बाई dt, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, v स्पीड है। तो यहां से एक चीज देखो, m तो सबसे काट दिया, g sin अल्फा कॉमन निकाल दिया, g sin अल्फा कॉमन निकाल के cos फाई माइनस 1 लिख के हम लोग लिख सकते हैं इसको, दिस इज dv बाई dt, स्पीड है ना। तो ये तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गया। अच्छा, दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग लिखें अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन, ये नॉर्मल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं mg sin अल्फा का कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला, ये 90 माइनस फाई है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन फाई, mg sin अल्फा का साइन फाई, और बस यही है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, ये इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मल एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिखा, नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे v इंटू ओमेगा, v स्क्वायर बाई आर परपेंडिकुलर, है ना, ओमेगा बराबर v बाई आर परपेंडिकुलर होता है, v स्क्वायर बाई आर परपेंडिकुलर इस तरह से लिख रहा है। अच्छा, यहां पर अब मैं एक ये ले रहा हूं, ओमेगा हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओमेगा यहां पर क्या है, फाई के टर्म्स में क्या है, ओमेगा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो ये जो यहां से जो डिस्क है, ये क्या हो रहा है, डिस्क बेसिकली यहां से धीरे धीरे करके इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। तो एक ये बेसिकली कर्व वाला पाथ को फॉलो कर रहा है। इनिशियली इस डायरेक्शन ऐसा था, ये धीरे धीरे करके इस तरह से चेंज हो रहा है इसका, है ना, पाथ चेंज हो रहा है, कर्व वाले पाथ में आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये घूम रहा है ना, और किसी टाइम में इसके घूमने के रेट को हम लोग ओमेगा से डिफाइन कर रहे हैं, है ना। ओमेगा बराबर क्या है, किस रेट से ये घूम रहा है किसी टाइम पे। तो अगर मैं बोलूं कि इस टाइम पे जब इसकी वेलोसिटी यहां से फाई एंगल बना रही है, तो ये किस रेट से घूम रहा है, किस रेट से ये फाई, जिस रेट से ये फाई कम हो रही है। ओमेगा बराबर मैं अगर माइनस डी फाई बाई डी टी लिखूं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। किस रेट से फाई कम हो रहा है उसी रेट से ये घूम रहा है ना, है कि नहीं। तो फाई के साथ हम लोग इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, वी को माइनस वी को ऐसा लिखना है, तो ओमेगा को मैंने डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी लिख दिया, है ना। और अब मेरे पास में दो इक्वेशन आए हुए हैं, दो इक्वेशन को मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो जी साइन अल्फा और जी साइन अल्फा, अच्छा यहां पर एक ये भी आएगा ना, यहां पर एम भी आएगा, माइनस एम वी, है ना। तो यहां से एम और यहां से एम मैं उड़ा सकता हूं, यहां पर भी एम आता, तो यहां से सबसे एम उड़ा दिया मैंने, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो यहां से एम उड़ा दिया मैंने। अब 1 और 2 को मैंने डिवाइड किया, 1 और 2 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, देखो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा cos फाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां वाला टर्म साइन फाई, बराबर कितना आ गया, डीवी बाई डी टी डिवाइडेड बाई माइनस वी टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये आ गया। अच्छा, ये जो माइनस है इसको एक काम करेंगे, इस माइनस को मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूं, इस माइनस को मैं इधर लेके जाता हूं, तो ये ऐसा हो गया। तो ये बच गया 1 माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई, बराबर इसको मैं लिख सकता हूं dv बाई डी फाई इंटू डिवाइडेड बाई 1 बाई वी, बाकी dt वाला टर्म वहां से ये हट जाएगा, है ना, कैंसिल तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर dv बाई डी फाई बचेगा, dv बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी फाई बाई डी टी इज dv बाई डी फाई, तो 1 बाई वी इंटू dv बाई डी फाई। अच्छा, अब फाई एक साथ मुझे कलेक्ट करने हैं और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में एक तरफ कलेक्ट करता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस फाई, जो हमारे पास ये था 1 माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई, ये था बराबर 1 बाई वी डीवी बाई डी फाई, 1 बाई वी। डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, अगर तुम देखोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब मैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो मैं इस टर्म को थोड़ा सा
बढ़िया था, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉस फाइव को मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर 5/2, है ना, और साइन 5 को लिखूंगा 2 साइन 5/2 इंटू कॉस ऑफ 5/2 बराबर 1/v इंटू dv/d5। और 2 से 2 गया, एक साइन 5/2 से एक उड़ गया, और ये बन गया tan 5/2, और d5 को उधर ले गया, तो tan 5/2 इंटू d5 बराबर dv/v। अब इंटीग्रेट करने में इजी है, लिमिट पहले पुट कर ले। जब इनिशियली जो स्पीड थी वो कितनी थी, वो स्पीड थी v0, उस टाइम पे फाई कितना था, π/2। फाइनली जब स्पीड किसी टाइम पे v हो गई तो जो फाई है वो कितना है, वो फाई है। बस टेन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, ln sec थीटा, है ना, ln sec थीटा। तो यहां पर tan 5/2 है, तो ln ऑफ sec ऑफ 5/2, है ना, ln sec ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2 भी तो लेना पड़ेगा, 1/2 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना। और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से, π/2 से लेके 5 तक, और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ln ऑफ v/v0 दिख रहा होगा, ln v माइनस ln v0। अच्छा, अब लिमिट भी पुट कर देते हैं, जगह की भी थोड़ी कमी हो रही है, लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये बन गया 2 ln ऑफ sec 5 डिवाइडेड बाई sec ऑफ π/4। sec ऑफ π/4 कितना हो जाता है, cos π/4 इज 1/√2, sec π/4 इज √2, तो ये √2 बन गया, है ना, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ v/v0। अब एक काम करेंगे, ये ln वाला टर्म हटाएंगे, तो ये जो 2 आएगा ये स्क्वायर में आ जाएगा इधर, है ना, स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में ले लिया। अच्छा, अब ln वाला टर्म हटा देते हैं, तो sec स्क्वायर 5, सॉरी ये 5/2, sec स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू v/v0। उस अब अगले पेज में ले चलते हैं इसको, sec स्क्वायर 5/2 इक्वल्स टू v/v0। सॉरी, यहीं पे कहीं पे करना पड़ेगा, अगले में तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक काम करता हूं मैं यहां से इसको हटा देता हूं, इसको बस हमें सॉल्व करना है, सिंपल सा आ जाएगा ये, ठीक है। sec स्क्वायर 5/2 को कैसे करेंगे, इसमें sec स्क्वायर 5/2 है, ओके, तो इसको मैं 1/2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 5/2 लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू v/v0, है ना। और cos स्क्वायर 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos ऑफ 5 लिख सकता हूं, बराबर v/v0। तो v बराबर कितना आ गया, v बराबर v0 इंटू 1/1 प्लस cos 5। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया कंपेयर टू पिछला मेथड 1, बट ये वाला जो मेथड 2 है ये ज्यादा हमारे लिए सही है, क्योंकि पहला मेथड चमक गया तो ठीक है भाई, और नहीं चमका तो फिर बहुत दिक्कत है ना। और सेकंड मेथड है कि हमें कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, किसी भी तरह के प्रॉब्लम में लगा लो, किसी भी तरह के कर्वीलिनियर मोशन के लिए लगा लो, सेकंड मेथड कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये देख लो, तुम डिसाइड कर लो कि तुमको कौन सा पसंद आता है ना। तो होप तुम्हें सॉल्यूशन जो है मेथड 2 वो समझ में आया होगा सब कुछ अच्छे तरीके से। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी डिस्कस कर सकते हो, कमेंट में भी लिखोगे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, है ना। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।